नमस्कार, स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम राजस्थान राज्य राजनीति के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। आज का विषय है राजस्थान राज्य महिला आयोग। हम इसके गठन से लेकर इसके काम करने के तरीके तक हर पहलू को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये जो राजस्थान राज्य महिला आयोग है, ये किस तरह की संस्था है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं पर इसकी पूरी पहचान छिपी है। ये एक गैर संवैधानिक या सांविधिक निकाय है। गैर संवैधानिक और सांविधिक, ये दोनों शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं, इन्हें थोड़ा आसान करते हैं। बिल्कुल। देखिए, गैर संवैधानिक का मतलब बस इतना है कि इसका जिक्र सीधे भारत के संविधान में नहीं किया गया है। अच्छा, मतलब जैसे चुनाव आयोग या यूपीएससी का जिक्र संविधान में है, वैसा इसका नहीं है। जी हाँ। और सांविधिक का मतलब है वो संस्था जिसे विधि मतलब कानून बनाकर स्थापित किया गया हो। इससे राजस्थान की विधानसभा ने एक कानून पास करके बनाया है। जी, बिल्कुल सही। इसीलिए इसे स्टैट्यूटरी या सांविधिक निकाय कहते हैं। ठीक है, एक और बात है कि ये एक परामर्शकारी निकाय है। परामर्शकारी यानी सलाह देने वाली। हाँ, इसका मतलब है कि आयोग महिलाओं से जुड़े मामलों की जांच तो कर सकता है, पर किसी को सजा या दंड नहीं दे सकता। तो फिर इसकी ताकत क्या है, अगर ये सजा नहीं दे सकता तो? इसकी ताकत सिफारिश करने में है। ये अपनी जांच के आधार पर राज्य सरकार को बताता है कि क्या कार्रवाई करनी चाहिए। ये एक तरह से सरकार पर नैतिक और कानूनी दबाव बनाता है। मतलब ये सिस्टम को जवाबदेह बनाने का काम करता है। अब ये जानते हैं कि इस आयोग का गठन कब और कैसे हुआ? आयोग का गठन 15 मई सन 1999 को हुआ था। 1999 में? जी, और ये गठन राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 3 के तहत किया गया। और इसका मुख्यालय वो तो जयपुर में ही होगा? हाँ, इसका मुख्यालय राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही स्थित है। और इसके कामकाज के लिए कुछ नियम भी बने होंगे? जी बिल्कुल। आयोग के काम के लिए राजस्थान राज्य महिला आयोग विनियम 2007 बनाए गए और ये 10 अगस्त 2007 से लागू हुए। ठीक है, अब इसी संरचना पर आते हैं। मतलब इसमें कौन कौन लोग होते हैं? इसकी संरचना का जिक्र भी अधिनियम की उसी धारा 3 में है। इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 3 सदस्य? जी, और सचिव को मिलाकर कुल 4 लोग मुख्य संरचना में होते हैं। इन लोगों की योग्यता क्या होती है? क्या कोई खास पढ़ाई लिखाई जरूरी है? नहीं, अध्यक्ष और सदस्यों के लिए कोई खास शैक्षिक योग्यता तय नहीं की गई है। ये तो काफी अलग बात है। हाँ, पर अध्यक्ष के लिए एक शर्त है। वो एक ऐसी प्रसिद्ध महिला होनी चाहिए जिन्हें महिलाओं से जुड़े मुद्दों और मामलों का गहरा अनुभव हो। अनुभव को प्राथमिकता दी गई है। और सदस्यों के लिए? सदस्यों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है। 3 सदस्यों में से एक सदस्य अनुसूचित जाति यानी एससी या अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग से होना अनिवार्य है। अच्छा। और एक सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी से होना जरूरी है। तो इसमें सामाजिक समावेश का पूरा ध्यान रखा गया है। जी हाँ। और जो आयोग का सदस्य सचिव होता है, वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी आरएएस रैंक का एक अधिकारी होता है। ठीक है, क्या अध्यक्ष या सदस्यों के लिए कोई उम्र की सीमा भी है, न्यूनतम या अधिकतम? नहीं, आयु सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। अब देखते हैं कि इन सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है और उनका कार्यकाल कितना होता है। इनकी नियुक्ति जैसा कि धारा 3 में बताया गया है, राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार मतलब व्यवहारिक तौर पर मुख्यमंत्री? हाँ, मुख्यमंत्री की सलाह पर ही होता है। और इनका कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 3 साल। और अगर कोई बीच में पद छोड़ना चाहे तो वे अपना त्यागपत्र राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। ये प्रावधान धारा 4 में दिया गया है। उनके वेतन और भत्ते वगैरह वो भी राज्य सरकार ही तय करती है। वेतन, भत्ते और सेवा की बाकी सभी शर्तें राज्य सरकार द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। अब ये समझते हैं कि आयोग अपना काम कैसे करता है। इसकी बैठकें कैसे होती हैं? इसके लिए भी नियम है। आयोग की किसी भी बैठक को करने के लिए एक गण पूर्ति मतलब कोरम जरूरी है। कोरम मतलब कम से कम कितने लोग होने चाहिए? कम से कम 3 व्यक्तियों का उपस्थित होना जरूरी है, जिसमें अध्यक्ष का शामिल होना भी आवश्यक है। और ये बैठकें कितनी बार होती हैं? नियम के अनुसार आयोग की बैठक कम से कम 2 महीने में एक बार जरूर होनी चाहिए। और बैठक में फैसले कैसे लिए जाते हैं? कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर मतलब मेजॉरिटी वोट से लिया जाता है। एक सवाल ये भी है कि क्या अध्यक्ष या सदस्यों को उनके 3 साल के कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल,
राज्य सरकार उन्हें पद से हटा सकती है। इसका प्रावधान धारा 8 में है। लेकिन हटाने के कुछ खास कारण भी होंगे। जी, कारण बिल्कुल स्पष्ट बताए गए हैं, जैसे अगर कोई सदस्य या अध्यक्ष बिना सूचना के लगातार आयोग की 3 बैठकों में ना आए, 3 बैठकों से अनुपस्थित रहने पर, और या अगर वो दिवालिया मतलब बैंकरप्ट घोषित हो जाए, या फिर शारीरिक या मानसिक असमर्थता के कारण अपने कर्तव्यों का पालन करने में अक्षम हो। और भ्रष्टाचार। हाँ, भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर भी हटाया जा सकता है। एक और आधार है विकृत चित्त होना, यानी मानसिक रूप से अस्वस्थ होना। चलिए अब आयोग की शक्तियों और उसके सबसे जरूरी यानी मुख्य कार्यों पर बात करते हैं। जरूर। आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है? आयोग अपनी रिपोर्ट हर साल अपने कामकाज की एक रिपोर्ट तैयार करके राज्य सरकार को सौंपता है। इसका जिक्र धारा 14 में है। और फिर सरकार उस रिपोर्ट का क्या करती है? यहीं पर जवाबदेही तय होती है। सरकार ने उस रिपोर्ट पर क्या कदम उठाए, इसकी जानकारी सरकार को 3 महीने के भीतर वापस आयोग को देनी होती है। 3 महीने के अंदर? ये तो बहुत अहम है। जी हाँ। अब शक्तियों की बात करते हैं। कहा जाता है कि आयोग को एक सिविल कोर्ट के बराबर शक्तियां मिली हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जांच के दौरान आयोग के पास दीवानी न्यायालय वाली ताकतें आ जाती हैं। जैसे वो किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुला सकता है, जिसे हम समन जारी करना कहते हैं। किसी को भी? हाँ, किसी को भी। वो किसी भी दस्तावेज को पेश करने का आदेश दे सकता है और शपथ पर गवाही भी दर्ज कर सकता है। तो जांच के मामले में इसके हाथ काफी मजबूत हैं। बहुत मजबूत। अब आते हैं इसके मुख्य कार्यों पर, जो धारा 11 में बताए गए हैं। सबसे पहला काम तो शायद जांच करना ही है। जी, महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी अनुचित व्यवहार या अपराध की जांच करना और राज्य सरकार से कार्रवाई के लिए अनुरोध करना। और सरकार को 3 महीने में बताना होता है कि उसने क्या किया। बिल्कुल। दूसरा बड़ा काम है कानूनों की समीक्षा करना। मतलब जो कानून पहले से बने हुए हैं उन्हें देखना। हाँ, महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों से जुड़े मौजूदा कानूनों को जांचना और उनमें अगर कोई कमी है तो जरूरी संशोधनों की सिफारिश करना। और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में? महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए नई कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार से सिफारिश करना भी इसका एक मुख्य काम है। एक शब्द अक्सर सुनने में आता है, स्वतः संज्ञान या सुओ मोटू। ये क्या है? ये आयोग की एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसका मतलब है कि आयोग सिर्फ शिकायत आने पर ही काम नहीं करता। तो फिर कैसे? वो अखबारों में छपी खबरों, ईमेल या फैक्स के आधार पर भी किसी मामले पर खुद से ही संज्ञान लेकर जांच शुरू कर सकता है। मतलब पीड़िता को खुद शिकायत करने की जरूरत नहीं है? हर बार नहीं। आयोग सीधे जनता से संवाद करता है, व्यक्तिगत सुनवाई करता है और डाक से भेजे गए आवेदनों को भी स्वीकार करता है। अब कुछ और जरूरी तथ्यों पर नजर डालते हैं जो महिला अधिकारों से जुड़े हैं। क्या हमारे संविधान में भी महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान है? हाँ, बिल्कुल है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत राज्य को ये शक्ति दी गई है कि वो महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ की क्या भूमिका रही है? यूएनओ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यूएनओ ने सन 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया था। अच्छा, 1975 को? और फिर सन 1976 से 85 तक के पूरे दशक को महिला दशक घोषित किया था। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी यूएनओ ने ही घोषित किया है। जी, ये घोषणा भी यूएनओ ने ही की थी। महिला सशक्तिकरण के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि भी हुई है? हाँ, सन 1979 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी जिस पर भारत ने सन 1993 में हस्ताक्षर किए। और इसी के बाद देश में महिला नीति और आयोग बनाने की प्रक्रिया तेज हुई होगी। बिल्कुल। भारत की राष्ट्रीय महिला नीति सन 1996 में बनी। और राजस्थान की? राजस्थान ने अपनी राज्य महिला नीति 8 मार्च 2000 को जारी की। तारीख भी खास चुनी गई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जी। एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है अभियोजन का अधिकार। सुनने में आया है कि ये अधिकार राजस्थान के महिला आयोग के पास है। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है। केरल के बाद राजस्थान देश का दूसरा राज्य बना जिसने अपने राज्य महिला आयोग को अभियोजन का अधिकार यानी राइट टू प्रोसिक्यूट दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कुछ मामलों में आयोग सिर्फ सिफारिश नहीं करता, बल्कि वो कानूनी कार्रवाई शुरू करने में भी सीधी भूमिका निभा सकता है। ये एक असाधारण शक्ति है। विशाखावाद का भी जिक्र आता है, वो क्या था? सन 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था जिसे विशाखा गाइडलाइन के नाम से जाना जाता है। और उसका क्या नतीजा निकला? उसी गाइडलाइन के आधार पर महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिशोध अधिनियम 2013 बनाया गया।
अब अंत में कुछ प्रमुख सदस्यों के बारे में जानते हैं। जी, दमयंती बकोलिया और सुनीता सत्यार्थी, ये 2 महिलाएं राज्य महिला आयोग की 2 बार सदस्य रह चुकी हैं। और एक और बड़ा नाम है नगेंद्र बालाजी का। हाँ, राजस्थान राज्य की पहली महिला जिला प्रमुख नगेंद्र बाला भी इस आयोग की सदस्य रही हैं। ये दिखाता है कि कितनी अनुभवी महिलाएं इस संस्था से जुड़ी रही हैं। तो ये थी राजस्थान राज्य महिला आयोग के बारे में एक विस्तृत जानकारी। उम्मीद है आपको ये विषय आसानी से समझ आया होगा। हमने कोशिश की है कि हर पहलू को सरल भाषा में रखा जाए। यदि आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम शो को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।